दोस्तों, स्टेशन के शोर और मूसलाधार बारिश के बीच बिजली कड़कने की आवाज आती है। एक दमदार और गंभीर आवाज गूंजती है। हम अक्सर इंसान की हैसियत उसके महंगे ब्रांड्स, चमचमाती गाड़ियों और ऊंचे लिबास से तय करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि कभी कभी सबसे साधारण लिबास के पीछे देश का सबसे असाधारण और जांबाज रसूख छिपा होता है। स्क्रीन पर एक तरफ अहंकार से भरी अमीर उद्योगपति की बेटी काव्या है और दूसरी तरफ फटी पुरानी घिसे जूतों में शांत बैठा आरव। फिर एक झटके से दृश्य बदलता है। कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों पुलिस वाले और लाल बत्ती की गाड़ियां खड़ी हैं, और वही साधारण लड़का देश का सबसे कड़क आईएएस अफसर बनकर सामने खड़ा होता है। लेकिन कहानी सिर्फ एक अपमान और पहचान के खुलासे की नहीं है। असली तूफान तब आता है जब उस लड़की के पिता का पूरा साम्राज्य इसी ईमानदार अफसर की जांच के घेरे में आ जाता है। क्या आरव लेगा अपने अपमान का बदला, या उसकी ईमानदारी लिखेगी न्याय की एक नई इबारत? आइए देखते हैं इस पूरी कहानी में। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भारी चहल पहल थी। कुलियों की भागदौड़, चाय वालों की आवाजें और ट्रेनों के हॉर्न के बीच हर कोई अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी राजधानी एक्सप्रेस अपनी रवानगी के लिए तैयार थी। इसी आपाधापी के बीच एक नौजवान बेहद शांत मुद्रा में कंधे पर एक पुराना सा बैग लटकाए खड़ा था। उम्र रही होगी कोई 28 साल। बदन पर हल्की नीली सूती शर्ट, साधारण सी काली पैंट और पैरों में साफ लेकिन घिसे हुए जूते। उसे देखकर कोई भी यही अंदाजा लगाता कि वो किसी छोटे कस्बे का रहने वाला कोई मामूली नौकरी पेशा लड़का है जो पहली बार इस बड़े शहर में आया है। उसके चेहरे पर न तो कोई गुरूर था और न ही कोई दिखावा। वो बेहद सादगी से मुस्कुराते हुए अपनी बोगी की तरफ बढ़ा और अपनी तय सीट पर बैठ गया। इस युवक का नाम आरव था। पूरी ट्रेन में कोई इस बात से वाकिफ नहीं था कि ये सीधा साधा दिखने वाला लड़का असल में देश के सबसे कर्तव्यनिष्ठ और कड़क युवा आईएएस अफसरों में से एक है। आरव को अक्सर अपनी पहचान छिपाकर आम लोगों के बीच सफर करना पसंद था, ताकि वो बिना किसी तड़क भड़क के जमीनी हकीकत और सरकारी इंतजामों का जायजा ले सके। वो हमेशा मानता था कि किसी अफसर की असली ताकत उसकी लाल बत्ती नहीं, बल्कि उसका नैतिक चरित्र होती है। यही वजह थी कि वो बिना किसी तामझाम या सुरक्षा के अपने नए जिले का प्रभार लेने जा रहा था। तभी उसी डिब्बे के गलियारे से जूतियों की खनक सुनाई दी। आधुनिक लिबास में सजी करीब 25 साल की एक बेहद मगरूर युवती अपने माता पिता के साथ बोगी में दाखिल हुई। हाथ में चमचमाता हुआ महंगा स्मार्टफोन, कंधे पर विदेशी ब्रांड का पर्स और चेहरे पर ऐसा घमंड मानो पूरी दुनिया उसके कदमों में हो। उसका नाम काव्या था, जो एक बहुत बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही हर ऐशो आराम मिलने के कारण अहंकार उसके व्यवहार का हिस्सा बन चुका था। उसे लोगों को संस्कारों से नहीं, बल्कि उनकी दौलत और कपड़ों से आंकना सिखाया गया था। जैसे ही काव्या अपनी सीट पर पहुंची, उसकी निगाहें सामने बैठे आरव पर टिकी। उसने आरव को हिकारत भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी नाक सिकोड़ ली। उसने जानबूझकर थोड़ी तेज आवाज में अपने पिता से कहा, डैड, समझ नहीं आता कि रेलवे वाले ऐसे अजीब लोगों को भी फर्स्ट क्लास का टिकट कैसे दे देते हैं। शब्द भले ही फुसफुसाहट में कहे गए थे, लेकिन आरव के कानों तक साफ पहुंच गए। हालांकि आरव के चेहरे पर शिकन तक न आई। वो बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी किताब के पन्ने पलटता रहा। काव्या को उसका ये शांत रवैया और अखरा। उसने जानबूझकर अपना कीमती सूटकेस आरव के पैरों की तरफ धकेलते हुए रूखेपन से कहा, जरा इसे संभाल कर रखिए, बहुत महंगा है, कहीं गंदा मत कर देना। आरव ने बिना कोई बहस किए चुपचाप सूटकेस को ठीक से किनारे लगा दिया। काव्या को लगा कि ये कोई दब्बू किस्म का लड़का है जिसे लोगों की झिड़कियां सुनने की आदत है। कुछ ही पलों में ट्रेन एक लंबे हॉर्न के साथ प्लेटफॉर्म छोड़ आगे बढ़ गई,
लेकिन डिब्बे के भीतर एक अनकहा सा तनाव तैरने लगा था। सफर आगे बढ़ा तो कुछ देर बाद डिब्बे में चाय वाला आया। आरव ने बेहद तमीज से मुस्कुराते हुए एक कप चाय ली, पैसे चुकाए और उसे धन्यवाद दिया। दूसरी तरफ जब चाय वाला काव्या के पास पहुंचा तो वो भड़क उठी। इतनी बेकार चाय बेचते हो, हटो यहां से, मूड खराब कर दिया। चाय वाला मायूस होकर कदम पीछे हटाने लगा। आरव ने उस गरीब की उदास आंखें देखी। उसने तुरंत एक और चाय खरीदी और उसी चाय वाले को थमाते हुए कहा, भाई, ईमानदारी से मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता, अपना हौसला मत खोना। आरव की बात सुनकर चाय वाले की आंखें डबडबाई। उसने हाथ जोड़कर आरव का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। ये सब देखकर काव्या ने तंज कसते हुए कहा, लगता है समाज सेवा करने का बहुत शौक चढ़ा है आपको। आरव ने सहजता से जवाब दिया, अगर एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द न समझ सके तो डिग्रियां, पैसा और कामयाबी सब बेमानी है। काव्या ने अजीब सा मुंह बनाया और दोबारा अपने फोन में व्यस्त हो गई। करीब 2 घंटे बाद ट्रेन एक बड़े जंक्शन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर भारी हुजूम था। तभी एक 70 साल की बुजुर्ग महिला एक भारी सी पोटली उठाए हांफते हुए बोगी के दरवाजे पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। डिब्बे में मौजूद कई लोगों ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया और काव्या ने तो अपना मुंह ही फेर लिया। आरव फौरन अपनी सीट से उठा, दरवाजे तक गया और बुजुर्ग महिला का भारी सामान उठाकर उन्हें सहारा देते हुए उनकी सीट तक ले आया। बुजुर्ग अम्मा ने कांपते हाथों से आरव के सिर पर हाथ फेरा और दुआ देते हुए कहा, बेटा, भगवान तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाए। आरव ने मुस्कुराते हुए बेहद धीमे स्वर में कहा, अम्मा, बड़ा इंसान बनने की कोशिश में हूं। बड़ा आदमी तो दुनिया खुद बना देती है। आरव की इस बात से पूरी बोगी में कुछ पलों के लिए सन्नाटा पसर गया। लोग उसकी सादगी के कायल होने लगे थे। लेकिन काव्या के दिल पर जमी अहंकार की बर्फ अब भी नहीं पिघली थी। उसने चुपके से आरव की एक तस्वीर खींची और अपने दोस्तों के ग्रुप चैट पर भेज दी। साथ ही कैप्शन लिखा, देखो मेरे सामने कैसा गंवार बैठा है, लगता है पहली बार एसी कोच का मुंह देखा है। दोस्तों के हंसने वाले इमोजी देखकर वो खुद भी मुस्कुराने लगी। उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिसे वो आज मजाक का पात्र बना रही है, वही कुछ ही घंटों बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी कि अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में घने काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। इसी बीच बगल वाले डिब्बे से एक छोटे बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। पता चला कि ठंड और उमस के कारण बच्चे की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसके माता पिता बदहवास होकर लोगों से मदद की भीख मांग रहे थे। पूरे डिब्बे में हड़कंप मच गया। कुछ लोग मुफ्त की सलाह दे रहे थे तो कुछ अपने फोन से वीडियो बनाने में मशगूल थे, पर मदद को कोई आगे नहीं आ रहा था। आरव तुरंत अपनी सीट से उठा और उस डिब्बे में पहुंचा। उसने बड़ी तसल्ली से बच्चे की नब्ज जांची, माता पिता से उसकी तबीयत की जानकारी ली और बिना वक्त गवाए ट्रेन के गार्ड और टीटी को बुलाया। आरव की आवाज में ऐसा जादुई रसूख और आदेश था कि रेलवे स्टाफ ने तुरंत अगले बड़े स्टेशन के कंट्रोल रूम को संदेश भेजकर वहां डॉक्टरों की टीम तैनात करने की व्यवस्था कर दी। आरव ने खुद बच्चे को सही पोजीशन में लिटाया, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखवाईं और रोते हुए माता पिता को ढांढस बंधाया। कुछ ही देर में बच्चे की हालत स्थिर होने लगी। पूरे कोच ने चैन की सांस ली। काव्या ये सब बड़े गौर से देख रही थी। उसे इस बात पर हैरत हो रही थी कि एक मामूली सा दिखने वाला लड़का ऐसे आपातकालीन हालातों को इतनी परिपक्वता से कैसे संभाल सकता है। लेकिन उसका घमंड अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद ये कोई साधारण डॉक्टर होगा जिसने तुक्के से सही सलाह दे दी। सफर जैसे जैसे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, बारिश की बूंदें और तेज होती जा रही थी। खिड़की से बाहर बिजली कड़क रही थी। तभी अचानक ट्रेन को एक खुले मैदान के बीचों बीच रोकना पड़ा।
अनाउंसमेंट हुई कि आगे रेलवे ट्रैक पर भारी जलभराव के कारण ट्रेन कुछ देर यहीं खड़ी रहेगी। यात्री परेशान होने लगे। इसी बीच जनरल बोगी से भटकता हुआ एक गरीब मजदूर अपनी बीमार 10 साल की बेटी को गोद में लिए इस वीआईपी कोच की तरफ आ गया। बच्ची तेज बुखार में तप रही थी। उसकी मां हाथ जोड़कर यात्रियों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन ज्यादातर लोग उनसे कतरा रहे थे। काव्या ने भी घृणा से अपना कीमती बैग पास खींचते हुए बुदबुदाया, पता नहीं ये भिखारी हर जगह कैसे घुस आते हैं। ये बात आरव ने सुन ली। उसने बिना कुछ कहे अपने बैग से बिस्कुट का पैकेट, पानी और अपनी पर्सनल मेडिकल किट से दवा निकाली। बच्ची को पानी पिलाकर दवा दी और तुरंत अपने फोन से रेलवे के उच्च अधिकारियों से संपर्क साधकर अगले स्टेशन पर एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई। उसका ये रौब देखकर बोगी के सहयात्री कानाफूसी करने लगे कि आखिर ये लड़का है कौन, जिसकी एक कॉल पर पूरा रेलवे तंत्र हरकत में आ गया। तभी ट्रेन का मुख्य चेकिंग अधिकारी टीटीई वहां आया और बेहद अदब से झुककर बोला, जय हिंद सर। अगर आपको या इन यात्रियों को किसी और चीज की आवश्यकता हो तो कृपया हुक्म दे। आरव ने शांत रहकर कहा, फिलहाल इस बच्ची का इलाज सबसे जरूरी है, उसी पर ध्यान दीजिए। टीटी ने तुरंत सिर झुकाया और काम पर लग गया। काव्या के दिमाग में पहली बार संदेह की घंटी बजी। उसने सोचा कि एक टीटीई इस साधारण से लड़के को सर कहकर इतनी इज्जत क्यों दे रहा है, मगर उसने अपने मन को यह कहकर तसल्ली दे दी कि शायद कोई व्यक्तिगत जान पहचान होगी। शाम घिर आई थी और स्टेशन कुछ ही दूरी पर था। तभी आरव के फोन पर एक और कॉल आई। उसने बेहद धीमी लेकिन वजनदार आवाज में कहा, हां, मैं समय पर पहुंच रहा हूं। कृपया स्टेशन पर किसी भी तरह के प्रोटोकॉल या सरकारी गाड़ियों का काफिला न भेजा जाए। मैं एक आम नागरिक की तरह ही शहर में दाखिल होना चाहता हूं। बाकी की औपचारिकताएं कल कलेक्ट्रेट में होंगी। फोन कटने के बाद काव्या की उलझन और बढ़ गई। वो जितना इस लड़के के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती, उतना ही उलझती जाती। आखिरकार ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर आकर रुक गई। प्लेटफॉर्म का नजारा आम दिनों जैसा बिल्कुल नहीं था। रेलवे पुलिस की भारी तैनाती थी। जिले के कई आला अधिकारी सफेद चमचमाती गाड़ियों के पास अपनी घड़ियां देख रहे थे और पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद था। बोगी के यात्री खिड़की से ये सब देख रहे थे। काव्या ने भी उत्सुकता से कहा, लगता है शहर में कोई बहुत बड़ा वीआईपी या मंत्री आ रहा है। इसी दौरान आरव ने बेहद खामोशी से अपना बैग उठाया, किताब अंदर रखी और बिना किसी जल्दबाजी के नीचे उतर गया। काव्या और उसके माता पिता भी जैसे ही प्लेटफॉर्म पर कदम रखे, वैसे ही एक चौंकाने वाला वाकया हुआ। जिले के अतिरिक्त जिलाधिकारी, एडीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी दौड़ते हुए आए और उन्होंने आरव के सामने झुककर बेहद आदर से हाथ मिलाया और सैल्यूट किया। एडीएम ने कहा, स्वागत है सर। हमें लगा था कि आप सरकारी गाड़ी से आएंगे, इसलिए हमें आपको पहचानने में थोड़ी देर हो गई। तभी पीछे से आए एक प्रोटोकॉल अधिकारी ने जोर से कहा, सर, पूरे कलेक्ट्रेट का स्टाफ आपकी अगवानी के लिए तैयार है। आज से आप आधिकारिक तौर पर हमारे नए जिलाधिकारी डीएम का पदभार संभाल रहे हैं। दोस्तों, ये सुनते ही मानो काव्या के पैरों तले की जमीन सरक गई। उसके हाथों से उसका कीमती फोन छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों के सामने ट्रेन के सफर का एक एक पल घूम गया। वे ताने, वो सूटकेस खिसकाना, वो चाय वाले की बेइज्जती और सबसे बढ़कर वो तस्वीर जो उसने अपने दोस्तों को गमवार लिखकर भेजी थी। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। उसने महसूस किया कि आरव चाहता तो एक मिनट में अपनी पहचान बताकर उसका गुरूर मिट्टी में मिला सकता था, लेकिन उसने अपने पद का नहीं बल्कि अपने ऊंचे चरित्र का परिचय दिया। तभी काव्या के पिता, जो सारी बात भांप चुके थे, तुरंत आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी की नादानी और बदतमीजी के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आरव ने फौरन उनके हाथ नीचे किए
और विनम्रता से कहा, कृपया ऐसा मत कीजिए। गलतियां इंसान से ही होती है। अहम यह है कि हम उनसे क्या सीख लेते हैं। आरव के इन शब्दों ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। व्या की हिम्मत आरव से नजरें मिलाने की नहीं हो रही थी। वो भारी कदमों से आगे बढ़ी और रोते हुए बोली, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इंसान को उसके कपड़ों और सादगी से तौलने की बड़ी भूल की। मैं आपके पद के नहीं, आपकी इंसानियत के सामने शर्मिंदा हूं। आरव ने उसकी तरफ देखा और बड़ी संजीदगी से कहा, काव्या जी, जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम इंसान की कीमत उसके लिबास से लगाते हैं। याद रखिएगा, साधारण कपड़ों में छिपा हर इंसान मामूली नहीं होता और महंगे ब्रांड पहनने वाला हर शख्स महान नहीं होता। काव्या के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने आरव की इस महानता के लिए तालियां बजाना शुरू कर दिया। लेकिन आरव की यात्रा यही खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ बढ़ा, एक खुफिया पुलिस अधिकारी ने आकर उसके कान में कहा, सर, जिले में एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करोड़ों के घोटाले की बात सामने आई है। आपके कार्यभार संभालते ही इस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। आरव के चेहरे की सादगी तुरंत एक सख्त अधिकारी के तेवरों में बदल गई। उसने सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। कलेक्टेड पहुंचते ही आरव का भव्य स्वागत हुआ, लेकिन उसने गुलदस्ते और मालाएं लेने से मना करते हुए साफ कहा, स्वागत सत्कार बाद में होगा, पहले जनता का काम होगा। उसने अपनी कुर्सी संभालते ही सबसे पहले उस संदिग्ध सड़क और भवन निर्माण परियोजना की फाइलें तलब कर ली। फाइलों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद वो बिना किसी को बताए सीधे ग्राउंड जीरो पर औचक निरीक्षण, सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए निकल पड़ा। जब नए डीएम साहब का काफिला सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया। आरव ने खुद खड़े होकर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच करवाई। दीवारों में घटिया सीमेंट और सड़कों में कम मोटाई देखकर उसने मौके पर ही टेक्निकल टीम को सैंपल सील करने के आदेश दे दिए। भ्रष्ट ठेकेदार और अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। उसी शाम एक बिचौलिए ने आरव के बंगले पर आकर एक भारी लिफाफा मेज पर सरकाने की कोशिश की और कहा, सर, जिले का यही दस्तूर है, आप भी आराम से रहिए, हमें भी रहने दीजिए। आरव ने उस लिफाफे को हाथ तक नहीं लगाया और कड़क आवाज में कहा, जिस दिन मैंने अपनी ईमानदारी का सौदा कर लिया, उस दिन इस कुर्सी पर बैठने का मेरा हक खत्म हो जाएगा। अब आप जा सकते हैं। अगली मुलाकात दफ्तर में नहीं, अदालत के कटघरे में होगी। दूसरी तरफ काव्या पूरे दिन आत्मग्लानि में जलती रही। उसने अपने फोन से आरव की वो तस्वीर तुरंत डिलीट कर दी। शाम को जब उसने टीवी न्यूज खोली तो स्क्रीन पर आरव का ही चेहरा चमक रहा था। न्यूज एंकर बता रहा था कि कैसे नए तेजतर्रार डीएम आरव ने आते ही जिले के सबसे बड़े करप्शन रैकेट की चूल्हे हिला दी है। काव्या के पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, आज तुम्हें जो सबक मिला है वो दुनिया की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। काव्या ने मन में ठान लिया कि वह दोबारा आरव से मिलकर अपने बदले हुए नजरिए के साथ माफी मांगेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन आरव को जिस सबसे बड़े मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट की अंतिम जांच करनी थी, वो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि काव्या के पिता राजेश मेहता की ही थी। हालांकि राजेश मेहता खुद एक ईमानदार इंसान थे, लेकिन उनकी कंपनी के मैनेजरों ने अधिकारियों के साथ मिलकर यह बड़ा घोटाला किया था। अगली सुबह कलेक्टेड का जांच कक्ष पूरी तरह शांत था। मेज पर मेहता ग्रुप के निर्माण कार्यों की मोटी मोटी फाइलें रखी हुई थी। राजेश मेहता और काव्या दोनों कमरे में दाखिल हुए। राजेश जी के चेहरे पर अपनी बेगुनाही साबित करने की फिक्र थी, तो काव्या की नजरें अब भी आरव के सामने झुक रही थी। आरव ने अपनी गंभीर नजरें फाइलों से हटाईं और राजेश मेहता की तरफ देखते हुए कहा, मेहता जी, आपकी कंपनी की जांच पूरी हो चुकी है। तकनीकी रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में भारी हेराफेरी की गई है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है जो मासूम बच्चों
और मरीजों की जान से खिलवाड़ है। ये सुनते ही राजेश मेहता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सर, मैं कसम खाता हूं कि मुझे इस हेराफेरी का अंदाजा नहीं था। मैंने इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी अपनी कंपनी के डायरेक्टर और लोकल ठेकेदारों को दे रखी थी। उन्होंने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। काव्या से अब रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ी और भरी आंखों से बोली, सर, मेरे डैड सच कह रहे हैं। वो कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहां अपने पिता के रिश्ते से भी ऊपर उठकर कह रही हूं। अगर हमारे घराने का कोई भी व्यक्ति इस गुनाह में शामिल है तो आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। आपने ट्रेन में जो सबक मुझे सिखाया था, आज मैं उसी के दम पर कह रही हूं कि कानून और सच्चाई से बड़ा कोई नहीं होता। आरव के चेहरे पर एक हल्की सी संतोष की मुस्कान उभरी। उसने फाइल बंद की और कहा, काव्या जी, मुझे खुशी है कि आपने सही और गलत के फर्क को समझा। मेहता जी, हमारी जांच दल ने आपकी कंपनी के उस भ्रष्ट डायरेक्टर और लोकल ठेकेदारों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। उन्होंने कबूल किया है कि आपकी जानकारी के बिना उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया और फर्जी हस्ताक्षर के जरिए आपको अंधेरे में रखा। कानून अंधा जरूर होता है, लेकिन वो बेकसूरों को सजा नहीं देता। आपकी कंपनी के उन भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन चूंकि मुख्य कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी के नाम पर था, इसलिए कानूनन आपको दो काम करने होंगे। पहला, आपको इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ मुख्य गवाह बनना होगा, और दूसरा, जितने भी नुकसान हुए हैं, आपकी कंपनी को बिना एक भी अतिरिक्त पैसा लिए अपनी देखरेख में उन सभी स्कूलों और अस्पतालों का दोबारा बेहतरीन निर्माण कराना होगा। राजेश मेहता की आंखों में खुशी और सम्मान के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत कहा, सर, मुझे ये सजा सहर्ष मंजूर है। मैं खुद खड़े होकर एक एक ईंट अपनी निगरानी में लगवाऊंगा। निरीक्षण और जांच का ये मामला यहीं सुलझ गया। कलेक्ट्रेट के मुख्य दरवाजे तक आरव उन्हें छोड़ने आया। जाने से पहले काव्या ने मुड़कर आरव को देखा। इस बार उसकी आंखों में अहंकार या नफरत नहीं, बल्कि एक सच्चे और ईमानदार अधिकारी के लिए बेहद गहरा सम्मान था। उसने हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू सर, जिंदगी के इस सबसे बड़े और सच्चे पाठ के लिए। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, याद रखिएगा, पद और पैसा तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसानियत और संस्कार हम अपनों को देते हैं, वही हमारी असली पहचान बनते हैं। सरकारी गाड़ी का सायरन बजा और आरव नए हौसले के साथ जिले के विकास की ओर बढ़ गया, जबकि काव्या और उसके पिता एक नई सोच और ईमानदारी के संकल्प के साथ अपने घर की तरफ लौट गए। अगर आपको आरव और काव्या की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प, सीख देने वाली और सस्पेंस से भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हां, वो बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगली कहानी आते ही आपको सबसे पहले पता चले। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा।